अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन रिलेशंस टू हैबिटेट। और लेकिन इससे पहले कि हम बेटा ये लेक्चर स्टडी करें, वी विल वी विल रिवाइज आवर प्रीवियस लेक्चर। हम अपना जो प्रीवियस लेक्चर है उसे रिवाइज करेंगे और देखेंगे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कौन कौन सी बातें डिस्कस की थी। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है वो एक्सक्रीशन इन एनिमल्स और एक्सक्रीशन इन प्लांट्स को डिटेल से देखा था। हमने पौधों के अंदर एक्सक्रीशन के मैकेनिज्म को स्टडी किया। हमने देखा कि कौन कौन से मैकेनिज्म्स हैं पौधों के अंदर एक्सक्रीशन के। हमने देखा कि एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कौन कौन से बनते हैं, वाटर है, साल्ट्स है, नाइट्रोजनस वेस्ट हैं। ये सारी बातें जो है हमने बेटा प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी की थी। ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट में हमने जो है वो देखा था अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड जैसे जो सब्सटेंसेस हैं ये बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में बनते हैं, जबकि क्रिएटिनाइन, क्रिएटिन और ट्राइमेथाइलमाइन ऑक्साइड्स वगैरह जैसे जो कंपाउंड्स हैं ये कम मिकदार में बनते हैं। और इनकी जो नेचर है ये नाइट्रोजनस है, ये नाइट्रोजनस नेचर के होते हैं और उनको जिस्म से निकालना नहायत ज़रूरी होता है। आज जो है हम अगेन उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, लेकिन टॉपिक को आगे लेके जाने से पहले हम एक डायग्राम को देख लेंगे। ये डायग्राम बेटा मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी एक्सप्लेन की है, लेकिन वहाँ पर ये डायग्राम थोड़ी डिफरेंट है। बात यही है लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है। ओके, तो यहाँ पर हमने आज बात करनी है कि नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन रिलेशंस टू हैबिटेट। ठीक है, कि जो जानदार जिस हैबिटेट में रहते हैं उसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की नेचर क्या होगी। देखें, जो जानदार पानी में रहते हैं, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो वेस्ट मटेरियल, नाइट्रोजनस वेस्ट की जो नेचर है वो है अमोनिया। वो जानदार जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहते हैं जिसमें मैमल्स, एम्फीबियंस, ज़्यादातर एम्फीबियंस, शार्क्स और कुछ बोनी फिशेज आ जाती हैं, उनमें जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नेचर है वो है यूरिया। जबकि वो जानदार जो बहुत ड्राई कंडीशन में रहते हैं, डेजर्ट्स में रहते हैं, उनके अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की नेचर है वो है यूरिक एसिड। तो इस तरह जो जानदार, जो ऑर्गेनिज्म जिस माहौल में रहता है, जिस एनवायरनमेंट में रहता है, उस हिसाब से उसके अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की नेचर है वो उसकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं कि अमोनिया की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम्स टू अमोनिया। ठीक है, ये अमोनिया जो है किस किस्म के जानदारों के अंदर बनती है। ठीक है, ये जो जानदार हैं ये कहाँ रहते हैं, तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अमोनिया बेटा बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस है, हमें पता है। हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है और ये बहुत जल्दी जो है ये बॉडी फ्लूइड्स के अंदर, टिश्यू फ्लूइड्स के अंदर रेडिली डिजॉल्व हो जाता है। अगर किसी जानदार के अंदर, किसी ऑर्गेनिज्म के टिश्यूज के अंदर, उसके सेल्स के अंदर अमोनिया की फॉर्मेशन हो रही है, तो वो अमोनिया, उसकी फॉर्मेशन के बाद वो अमोनिया उसी जानदार के टिश्यू में और उसी के फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड्स के अंदर डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगी, जिससे वो अमोनिया उसके टिश्यूज को, उसके बॉडी फ्लूइड्स को नुकसान पहुंचाएगी, जिससे वो जानदार मर भी सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये है कि पहले नंबर पे तो ये है कि अमोनिया को जिस्म से निकालना नहायत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत टॉक्सिक है। और दूसरी बात कि अमोनिया को लो कंसंट्रेशन के अंदर रखा जाए बॉडी के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये नहायत टॉक्सिक है, इसलिए जो ऑर्गेनिजम्स कोशिश ये करते हैं कि ये फौरी तौर पर जिस्म से निकल जाए। ठीक है, और अगर थोड़ी बहुत देर इसको रखना भी पड़ जाए तो इसको बहुत ही लो कंसंट्रेशन पे रखा जाए। ठीक है, तो इसकी लो कंसंट्रेशन को बॉडी में रखने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। मतलब देखें बेटा कि अगर अमोनिया इनकी बॉडी के अंदर बन रही है तो उसको, अमोनिया को जिस्म से निकालने के लिए 500 ml वाटर की रिक्वायरमेंट है। 500 ml वाटर चाहिए 1 ग्राम यूरिया अमोनिया को जिस्म से निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा है कि अमोनिया जो है ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। ठीक है, और नहायत ही जहरीला कंपाउंड है और इसको जिस्म से निकालने के लिए, 1 ग्राम अमोनिया को जिस्म से निकालने के लिए 500 ml पानी की ज़रूरत है। ठीक है, इन द सेम वे, तो लेकिन वो जानदार जो पानी में नहीं रहते हैं, वो जानदार जो पानी में नहीं रहते, जो खुश्की पर रहते हैं, उनके पास तो 500 ml वाटर नहीं है। लास्ट लेक्चर में भी ये बात हुई थी, तो वो कैसे मैनेज करेंगे? उनके पास तो 500 ml वाटर है ही नहीं है।
उनके पास तो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई है वाटर की, इतना ज़्यादा पानी नहीं है, तो फिर वो अमोनिया जैसे खतरनाक टॉक्सिक कंपाउंड को कैसे इतनी देर जो है बॉडी में रख सकते हैं। नहीं, वो ऐसा नहीं करते, बल्कि उन्होंने क्या किया है बेटा, उन्होंने अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, जैसे ही उन जानदारों के अंदर जो रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई, पानी की रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई में रहते हैं, उनके अंदर जब अमोनिया बनती है तो वो अमोनिया को फौरी तौर पर यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, यूरिया में। अब यूरिया जो है ये लेस टॉक्सिक है एज कंपेयर टू अमोनिया। ठीक है, वो जानदार जिनका हैबिटेट पानी है, जो पानी में रहते हैं, ज्यादातर जो जानदार पानी में रहते हैं, मोस्टली जो जानदार पानी में रहते हैं, उनके अंदर जो अमोनिया बनती है, उस अमोनिया को जो है फौरी तौर पर 500 ml वाटर के साथ जो है जिस्म से निकलवा दिया जाता है। ठीक है, जबकि वो जानदार जो खुश्की पर रहते हैं, उनके पास पानी नहीं होता, वो रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई में रहते हैं पानी की, तो वो क्या करते हैं कि वो अमोनिया को ज़्यादा देर तक चूंकि अपनी बॉडी में नहीं रख सकते, बहुत ही खतरनाक है, इसलिए वो अमोनिया को फौरी तौर पर जो है वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं बेटा, वो यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यूरिया जो है ये लेस टॉक्सिक है। इस तरह वो जानदार जिनका हैबिटेट जो है खुश्की है, जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहते हैं, वो क्या करते हैं कि वो उनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की नेचर है वो अमोनिया नहीं बल्कि यूरिया होती है, और फिर वो यूरिया को जो है जिस्म से 50 ml वाटर के साथ जो है वो रिलीज कर देते हैं। यानी कि 1 ग्राम जो यूरिया है उसको निकालने के लिए 50 ml पानी जो है वो एनफ है। तो 50 ml वाटर इज रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 ग्राम ऑफ यूरिया। सो इन दिस वे अब हम देखेंगे कि किस तरह से जानदार जो हैं वो जो खुश्की पर रहते हैं वो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके लिए हम पूरा उनके जानदारों के अजसाम में, उनकी बॉडी में जो है एक पूरा प्रोसेस चलता है, उसको देखेंगे। ठीक है, ये जो प्रोसेस है बेटा उनके लीवर में होता है। ठीक है, यूरिया साइकिल इसे कहते हैं। दिस इज ये पूरी की पूरी जो आपको पिक्चर नजर आ रही है यूरिया साइकिल की है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले अमोनिया जब उनके जिस्म में बनती है तो अमोनिया का एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल के साथ मिलता है। तो जैसे ही अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का आपस में रिएक्शन होता है, इसके रिजल्ट में एक जो नया कंपाउंड है सिट्रोलिन वो बनता है। ठीक है, अब सिट्रोलिन के अंदर एक और अमोनिया का मॉलिक्यूल ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, एक और अमोनिया का मॉलिक्यूल ऐड कर दिया जाता है जिसके अंदर एक नाइट्रोजन होती है। ठीक है, अब क्या होता है कि सिट्रोलिन जो है वो आर्जिनोसक्सिनेट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही सिट्रोलिन की फॉर्मेशन होती है, इसके अंदर अमोनिया का एक और मॉलिक्यूल ऐड कर दिया जाता है, तो ये आर्जिनोसक्सिनेट में कन्वर्ट हो जाता है। आर्जिनोसक्सिनेट फिर जो है वो आर्जिनिन में कन्वर्ट होता है, और आर्जिनिन जो है आर्जिनेज एंजाइम की मौजूदगी में, ये जो आर्जिनेज है ये एंजाइम है, ये आर्जिनेज एंजाइम क्या करता है, आर्जिनिन को जो है यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, और रेस्ट ऑफ द आर्जिनिन इज अगेन कन्वर्टेड इनटू ऑर्निथिन फॉर रीयूज। तो ऑर्निथिन जो है फिर से क्या करता है कि अमोनिया के एक मॉलिक्यूल को रिसीव करता है। देखें, अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिलेंगे, ऑर्निथिन के साथ मिलेंगे, सॉरी इसमें कुछ यूं हुआ था कि अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्निथिन के साथ मिलेंगे जो ऑलरेडी लीवर के अंदर मौजूद है। ऑर्निथिन जो है वो अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ मिलाएगा और सिट्रोलिन बनाएगा। ठीक है, अब सिट्रोलिन के साथ अगेन एक अमोनिया का मॉलिक्यूल मिलेगा। ठीक है, और आर्जिनिनोसक्सिनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और आर्जिनोसक्सिनेट जो है ये आर्जिनिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और आर्जिनिन जो है आर्जिनेज एंजाइम की मौजूदगी में यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह ये लीवर के अंदर, हमारे जिगर के अंदर ये प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक है, इसको हम यूरिया साइकिल कहते हैं। आपने ये जो साइकिल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई दफा इसे पूछा गया है, इसमें से कई एमसीक्यूज, कई शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि बेटा जब भी आप लेक्चर ले रहे हो अपने पास पेंसिल और रजिस्टर जरूर रखा करें, टेक्स्ट बुक रखा करें। आज मैंने ये टेक्स्ट बुक ही यूज की है ताकि आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, फिर भी आप अपने पास टेक्स्ट बुक रखें और इस लेक्चर को नोट करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं जो बताए जा रहे हैं उनको नोट करें। ठीक है, समझें, और इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें जो हैं आपको क्लियर हो जाएंगी। तो ये जो यूरिया साइकिल है
ये यूरिया साइकिल लीवर के अंदर हो रहा है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि जो अमोनिया है, जो बहुत ही टॉक्सिक कंपाउंड है, उसको लेस टॉक्सिक कंपाउंड यूरिया में कन्वर्ट कर देना। तो इस साइकिल में अमोनिया जो है उसको यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब यूरिया अगर थोड़ी देर टिश्यू फ्लूइड्स के अंदर, बॉडी फ्लूइड्स के अंदर स्टे करे भी तो कोई इतना खास नुकसान नहीं होगा, ठीक है। और इसको निकालने के लिए कोई बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए। जस्ट 50 ml 1 ग्राम के लिए, 1 ग्राम यूरिया को जिस्म से निकालने के लिए जस्ट 50 ml वाटर चाहिए, जबकि अमोनिया को जिस्म से निकालने के लिए 500 ml पानी चाहिए। तो वो जानदार जो खुश्की पर रहते हैं, खुश्क इन्वायरमेंट में रहते हैं, उनके पास तो पानी नहीं है इतना ज़्यादा अवेलेबल, इसलिए वो कैसे अमोनिया को 500 ml पानी के साथ निकाल सकते हैं। उन्होंने एक शॉर्टकट तरीका जो है वो यूज़ किया है। उन्होंने अपने मेटाबॉलिक पाथवेज चेंज कर लिए हैं। उन्होंने अमोनिया को यूरिया में, जो कि लेस टॉक्सिक कंपाउंड है, उसमें कन्वर्ट करने का तरीका जो है वो डिस्कवर कर लिया है। अब जो है ये सारा प्रोसेस उनके लिवर में हो रहा है और इससे यूरिया की जो है वो फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। बेटा एक और बात कि जो जानदार रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई में तो रहते हैं, लेकिन कुछ जानदार ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्यूट शॉर्टेज जहाँ होती है पानी की, वहाँ पर रहते हैं, जैसे कि रेगिस्तान है। रेगिस्तान में आप देखें है तो वो टेरेस्ट्रियल जो है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का ही पार्ट है, लेकिन वो जो माहौल है बहुत ही खुश्क होता है, बहुत ही ड्राई होता है, वहाँ पर बहुत कम पानी अवेलेबल होता है, लेकिन वहाँ पर भी लाइफ मिलती है, वहाँ पर भी जानदार होते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उनके अंदर भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन हो रही है, और उन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को जिस्म से बाहर निकालने के लिए पानी की ज़रूरत है। तो ये तो ऑलरेडी बेटा बहुत ज़्यादा शॉर्ट सप्लाई में रह रहे हैं पानी की, जहाँ पर शॉर्ट सप्लाई है, तो फिर ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस को कैसे निकालेंगे। उन्होंने एक और बड़ा बेहतरीन तरीका जो है वो निकाल लिया है। अगेन डायग्राम की तरफ आते हैं, देखें उन्होंने क्या किया है। उन्होंने यूरिया को, यूरिया भी इनके लिए खतरनाक है, वो जानदार जो डेजर्ट्स में रहते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट जो सप्लाई है पानी की वहाँ पर रहते हैं, उनके लिए यूरिया भी बहुत खतरनाक है। तो उन्होंने यूरिया को यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया है, उन्होंने यूरिया को फर्दर यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया है। तो यूरिक एसिड जो है इतना हार्मफुल नहीं है, इसलिए इनके लिए इतना नुकसानदेह नहीं है। फिर ये क्या करते हैं कि उस यूरिया को यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, और यूरिक एसिड को जिस्म से निकालने के लिए जस्ट 1 ml पानी की रिक्वायरमेंट है, जस्ट 1 ml। देखें कि किस तरह से पानी को कंजर्व किया जा रहा है, किस तरह से पानी को कंजर्व किया जा रहा है। ये सिर्फ सारी स्ट्रेटजीज पानी को कंजर्व करने के लिए यूज हो रही हैं, ताकि जी जो जानदार रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई में रह रहे थे, जहां पर पूरी सप्लाई है पानी की, वो जस्ट 50 ml पानी यूज करते थे 1 ग्राम यूरिया को निकालने के लिए। यानी तो ये जानदार जो है ये जस्ट 1 ml पानी जो है ये यूज करते हैं 1 ग्राम यूरिक एसिड को निकालने के लिए। तो यूरिक एसिड का 1 ग्राम जो है जिस्म से निकालने के लिए हमें 1 ml पानी वाटर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इस तरह आप देखें कि जानदार जो है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है जिस हैबिटेट में रहता है, उसमें उस तरह का जो है वो कोई वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, और उस हिसाब से जो है वो पानी को यूज किया जाता है उसको निकालने के लिए। तो इस पूरे प्रोसेस में जानदारों की कोशिश है कि वो पानी को कंजर्व रखें अपने जिस्म के अंदर, क्योंकि पानी जो है उनके लिए नहायत ज़रूरी है। मान लीजिए कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई में रहते हैं पानी की, अगर वो 500 ml को 500 ml पानी यूज़ करें अमोनिया या यूरिक एसिड को, जिस्म यूरिया को निकालने के लिए, तो क्या होगा कि पानी जिस्म से लॉस होता जाएगा, बहुत ज़्यादा पानी जो है वो जिस्म से लॉस हो जाएगा। इस तरह उन जानदारों को डिहाइड्रेशन हो जाएगी, वो डिहाइड्रेट हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। तो उनकी कोशिश है कि वो ऑलरेडी जहाँ पर पानी कम है, पानी को कंजर्व करें, बचाएं, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ पानी को बचाने के लिए किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब बात इस तरह है, आगे हम चलते हैं। वो एनिमल्स बेटा देखिए, वो एनिमल्स जो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया को और यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं, उनको अम्यूनोटैलिक, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक कहते हैं रिस्पेक्टिवली। यानी कि वो जानदार जो अमोनिया रिलीज करते हैं उनको अम्यूनोटैलिक कहते हैं, वो जानदार जो यूरिया रिलीज करते हैं उनको यूरियोटैलिक कहते हैं, वो जानदार जो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं उनको यूरिकोटैलिक कहते हैं, ठीक है। तो अमोनियोटैलिक में कौन आ जाता है, अमोनियोटैलिक में कौन आ जाता है, अमोनियोटैलिक में यहाँ पर कौन आ जाता है, देखें
मोस्ट एक्वाटिक एनिमल्स इंक्लूडिंग मैनी फिशेस जो है अम्यूनोटैलिक हैं, जबकि मैमल, मोस्ट एम्फीबियन, शार्क्स और कुछ बोनी फिशेस क्या है, यूरिकोटैलिक हैं। ठीक है, वो क्या है, यूरिकोटैलिक हैं, सॉरी यूरियोटैलिक हैं, वो क्या है, यूरियोटैलिक हैं। और वो जानदार जो डेजर्ट्स में रहते हैं उन वो क्या है, यूरिकोटैलिक। ठीक है, अब यूरियोटैली और यूरिकोटैली जो है ये एवोल्यूशनरी अडेप्टेशंस हैं। ठीक है, क्योंकि अम्यूनियोटैलिक जो जानदार हैं ये यूरियोटैली और यूरिकोटैलिक में कन्वर्ट हो गए हैं। अम्यूनियोटैली जो है इन्होंने वो जानदार जो खुश्की पर रहते हैं वो यूरियोटैली और यूरिकोटैलिक जो है वो उनका जो ग्रुप है वो यूरियोटैली और यूरिकोटैली कहलाता है। ये सिर्फ इसलिए है ताकि वो अपने जिस्म से पानी को कंजर्व कर सकें, पानी को बचा सकें। ठीक है, तो ये सारी बेटा जो कोशिशें हैं जानदारों की वो सिर्फ और सिर्फ पानी को बचाने के लिए हो रही हैं। वो अपने जिस्म के अंदर किसी तरह भी पानी की जो है वो नॉर्मल अमाउंट को रखना चाहते हैं। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल्स के साथ बाकायदा तौर पे समझेंगे कि जो एक्सक्रीशन है डिफरेंट एनिमल्स में कैसे होती है। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रा से। हाइड्रा जो है ये एक नाइडेरियन है, इसमें बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नहीं होते। ठीक है, हाइड्रा जो है ये नाइडेरियन है, इसके अंदर कोई भी स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होते। इसके जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं सिंपली डिफ्यूज होते हैं इनकी आइसोटोनिक सराउंडिंग्स में। ठीक है, तो इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनता है वो क्या है, अमोनिया। याद रखिएगा कि हाइड्रा जो है इनके अंदर समटाइम ये एमसीक्यू पूछ लिया जाता है कि इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की नेचर है वो क्या है, वो अमोनिया है। ठीक है, और इनके पास कोई बाकायदा तौर पर ऐसे ऑर्गन मौजूद नहीं है जिससे कि ये अमोनिया को जिस्म से निकाल सकें। ठीक है, इसलिए ये आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, इसलिए ये ऑस्मो कन्फर्मर्स हैं। ठीक है, क्योंकि ये आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में रहते हैं। फिर आते हैं एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया की तरफ। ठीक है, प्लेनेरिया को अगर हम देखें इसकी डायग्राम यहाँ पर ये देखिए ये प्लेनेरिया है। ठीक है, उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको यहाँ पर दिखाया गया है, प्लेनेरिया का एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पर दिखाया गया है। प्लेनेरिया बुनियादी तौर पर देखें एक बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म है, लेकिन हाइड्रा से जरा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें आपको इस तरह की जो है वो छोटी छोटी ट्यूब्स नजर आएंगी इसके अंदर। ठीक है, ये ट्यूब्स को हम प्रोटोनेफ्रेडियल नेटवर्क बोलते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटोनेफ्रेडियल नेटवर्क। अब यहाँ पर इन ट्यूब्स को यहाँ पर तो आपको ये बहुत ही उलझी हुई नजर आ रही है, कोई समझ नहीं लग रही कि ये क्या है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा इसका जो ये पैच है उसको यहाँ पर जूम इन करके बनाया गया है। ये देखें इस तरह का ये ब्राउन कलर में जो है ये इसका प्रोटोनेफ्रेडियल नेटवर्क है। ये जो ब्राउन कलर में दिखाया गया है ये बुनियादी तौर पर जो प्लेनेरिया है इसका प्रोटोनेफ्रेडियल नेटवर्क है। ठीक है, आपको प्रोटोनेफ्रेडियल नेटवर्क में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स नजर आ रहे हैं, ये वाले, ये देखिए ये वाले जो सेल्स हैं ये वाले, ये बड़े स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, ये इस प्रोटोनेफ्रेडियल नेटवर्क के अंदर मौजूद होते हैं। इनको हम फ्लेम सेल्स कहते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सेल्स। ठीक है, अब एक फ्लेम सेल को जो है, एक फ्लेम सेल को यहाँ पर दिखाया गया है कि ये किस तरह होता है। ये देखें ये कैसे काम करेंगे। ये सारी की सारी प्लेनेरिया की बॉडी है। ठीक है, जब भी इसके अंदर ये न्यूट्रिएंट वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, जो कुछ भी इसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट बन रहे हैं उनको जिस्म से कैसे निकाला जाएगा, ये इसके सारे का सारा जो है ये बॉडी फ्लूइड है, इसका सारे का सारा यहाँ पर वो बन रहे हैं, सारा कुछ यहाँ पर बन रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट बन के यहाँ पर जमा हो रहे हैं। अब क्या होगा कि अब ये जो है इसके जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो इन ट्यूब्स के अंदर जो है उनको कलेक्ट कर लिया जाएगा, इन ट्यूब्स के अंदर इनको कलेक्ट कर लिया जाएगा। लेकिन इनको कैसे कलेक्ट किया जाएगा, टिश्यू फ्लूइड से वो जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं कैसे प्रोटोनेफ्रेडियल नेटवर्क के अंदर मुंतकिल होंगे, कैसे होंगे। अब प्लेनेरिया के जो बॉडी फ्लूइड के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं उनको प्रोटोनेफ्रेडियल नेटवर्क के अंदर कलेक्ट करने का काम जो है ये फ्लेम सेल्स करते हैं। कैसे करते हैं, ये पूरे का पूरा बेटा एक सेल है, फ्लेम सेल है। ठीक है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, इसका न्यूक्लियस है। इस फ्लेम सेल के अंदर कुछ सीलिया का एक ग्रुप है। सीलिया छोटे छोटे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, छोटे छोटे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। अब ये छोटे छोटे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर जो हैं ये हर टाइम जिस तरह वो
मोमबत्ती का जो आपने शोला देखा होगा, जब मोमबत्ती जो है वो जल रही होती है तो उसके ऊपर जो उसका शोला नजर आ रहा होता है वो इस तरह हल्की हल्की मूवमेंट शो करता है, वो इस तरह हल्का हल्का मूव करता रहता है। ठीक है, तो इसके सीलिया भी क्या करते हैं, हर टाइम इस तरह, ये देखिए इस तरह हरकत करते रहते हैं, हिलते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये मोमबत्ती के शोले की मानद नजर आते हैं, इसलिए इनको फ्लेम सेल्स कहते हैं। फ्लेम सेल्स, इनको फ्लेम सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर मौजूद सीलिया, ठीक है, मोमबत्ती के फ्लेम की तरह जो है मूव करते रहते हैं, हरकत करते रहते हैं, इसलिए इनको फ्लेम सेल्स कहते हैं। अब इन सीलिया की हरकत की जो मूवमेंट है ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है। फॉर व्हाट, ताकि ये टिश्यू फ्लूइड से वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा कर सकें। ठीक है, अब इनकी मूवमेंट से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो सीलिया के इस फ्लेम सेल के अंदर आते जाएंगे, इकट्ठे होते जाएंगे। अब ये सेल, सारे का सारा सेल जो है इर्द गिर्द सराउंडिंग में जितना भी टिश्यू फ्लूइड है उसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल है उनको क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। अब ये सारी जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड की जो मूवमेंट है वो देखें, ये क्या हो रही है, ये फ्लेम सेल के अंदर आ रही है। ठीक है, और ये सारे का सारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड जिसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट है वो इसके अंदर जमा होता जाएगा। अब आपको ये छोटे छोटे पोर्स नजर आ रहे हैं, नहीं ये वाले, ये देखिए ये पोर्स नजर आ रही है, ये पोर्स नजर आ रही है, ये पोर नजर आ रहा है आपको। ठीक है, अब जैसे ही फ्लेम सेल के अंदर वो फ्लूइड आ गया है जिसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट है, उसको फिर जिसम, ये पोर्स दरअसल इनकी बॉडी सरफेस पे मौजूद है। ठीक है, प्रोटोनेफ्रोइडियल नेटवर्क इन पोर्स के जरिए से जो है ये ओपन होता है। ठीक है, अब ये जो पोर्स हैं इनके जरिए से ये इनकी बॉडी की सरफेस पे मौजूद हैं। अब जितना भी फ्लूइड आ गया है इसके अंदर जिसके अंदर नाइट्रोजन वेस्ट है उनको इन पोर्स के जरिए से जिस्म से निकाल दिया जाता है। ठीक है, इनको जिस्म से क्या कर दिया जाता है, जिस पोर्स के जरिए से निकाल दिया जाता है। ठीक है, अब इनको नेफ्रेडियो पोर्स कहते हैं, दीज आर नोन एज नेफ्रेडियो पोर्स। नोट कर लें, ये जो पोर्स हैं इनका नाम है नेफ्रेडियोपोर। देखिए ये क्या है, नेफ्रेडियोपोर, दीज आर नोन एज नेफ्रेडियोपोर। अब जो कुछ भी कलेक्ट हुआ है सेल्स के अंदर वो नेफ्रेडियोपोर के जरिए से रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से प्लेनेरिया जो है ये एफिशिएंटली अपने टिश्यू फ्लूइड्स के अंदर जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको फ्लेम सेल्स के जरिए से इकट्ठा करता है, और इकट्ठा करके उनको नेफ्रेडियोपोर्स के जरिए से जिस्म से निकाल देता है। तो बेटा आज के जो लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था आज का। ठीक है, इसमें आपने क्या स्टडी किया है, इसमें नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को स्टडी किया है, नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन रिलेशंस टू हैबिटेट। ठीक है, कि जो जानदार जिस हैबिटेट में रहते हैं उस तरह का उनके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है, उसकी फॉर्मेशन होती है और उस हिसाब से उसको जिस्म से निकाला जाता है। मतलब कि जो जानदार एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं, पानी जैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, उनमें ज्यादातर जो है अमोनिया की फॉर्मेशन होती है, और वो अमोनिया को जो है जिस्म से 500 ml पानी इस्तेमाल करके निकाल देते हैं। वो जानदार जो खुश्की पर रहते हैं उनके अंदर जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट की नेचर है वो है यूरिया। वो 1 ग्राम यूरिया को 50 ml पानी के साथ निकाल देते हैं, बाकी पानी ये बचा लेते हैं, अपनी बॉडी के अंदर रख लेते हैं, कंजर्व कर लेते हैं। ठीक है, इनके पास तो बहुत ज्यादा पानी ऑलरेडी, इसलिए इनको जरूरत नहीं है पानी को कंजर्व करने की, ये ऑलरेडी एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो ये जो है इनको पानी चाहिए, इसलिए ये 500 ml पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि 500 ml तो अमोनिया निकालने के लिए लगेगा ना, तो इसलिए इन्होंने अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर लिया ताकि 50 ml पानी जो है वो लगे, और बाकी पानी जो है ये अपने जिस्म के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर रख ले, और इन्होंने भी ऐसा ही किया है। ठीक है, तो ये हमने चीजें जो है वो स्टडी की हैं। इसके साथ हमने यूरिया साइकिल पढ़ा है कि यूरिया साइकिल किस किस्म का है, ये आपने नोट कर लेना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसमें से एमसीक्यूज आएंगे, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, फिर हमने अम्यूनोटैलिक देखा, यूरियोटैलिक देखा, यूरिकोटैलिक देखा। यूरियोटैली और यूरिकोटैली देखें बेटा, ये यूरियोटैली और यूरिकोटैली ये एवोल्यूशनरी अडेप्टेशंस हैं, यानी कि वो जानदार जिन्होंने अमोनिया की बजाय यूरिया और यूरिक एसिड को जो है प्रेफर किया है एज ए नाइट्रोजनस वेस्ट, उनको हम यूरियोटैली और यूरिकोटैली एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये बड़े अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, यूरियोटैली और यूरिकोटैली। ठीक है, इसके अलावा हमने 2 ऑर्गेनिजम्स आज स्टडी किए हैं, रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स में से हाइड्रा और प्लेनेरिया को स्टडी किया है, और यहाँ पर फ्लेम सेल्स को बड़ी डिटेल से देखा हमने,
और देखा है कि फ्लेम सेल को फ्लेम सेल क्यों कहते हैं। सब बच्चों ने ये डायग्राम नोट कर लेनी है, इसको अच्छे तरीके से बनाना है, समझना है। ये पेपर में आपसे पूछी जाएगी, इसको बनाएं, इसको लेबल करें, इसके बारे में शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। लिहाजा सब बच्चे जो हैं इस लेक्चर को अच्छे तरीके से अटेंटिवली सुने और पॉइंट्स नोट करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो फर्दर देखेंगे एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म, एक्सक्रीशन इन कॉकरोच, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म, एक्सक्रीशन इन कॉकरोच, ठीक है। और इंसेक्ट्स वगैरह में जो है हम फर्दर जो है फिर वर्टिब्रेट्स का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप पिछले जो लेक्चर हैं उनको भी नोट करें, उनको भी देखें, ये लेक्चर भी नोट करें, इसको भी देखें, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।